जैसे में आपका स्वागत दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चैप्टर आपका फर्स्ट में पढ़ेंगे विकास। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। विकास क्या होता है, इसके डिफाइन क्या है आपका। ठीक है, ये तो क्या सभी के लिए विकास का लक्ष्य सेम है या अलग अलग, ये चीज़ हम जानेंगे। यहाँ पे आय और अन्य लक्ष्य जानेंगे। क्या विकास के लिए आय ही खाली जरूरत है या और भी अन्य लक्ष्य हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है आपको, और जो देश हो गया, राज्य, इनकी तुलना कैसे की जाए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, आय और अन्य मापदंड, सार्वजनिक सुविधाएं, मानव विकास रिपोर्ट और विकास धारिता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। विकास, तो सबसे पहले विकास का मतलब क्या होता है हम डिफाइन पढ़ते हैं यहाँ से। तो विकास से हमारा तात्पर्य है लोगों के प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, उनके जीवन का स्तर का उच्च होना, निर्धनता कम होना और साक्षरता का बढ़ना। ठीक है, तो देखो इसमें हम नॉर्मल भाषा में कहें कि विकास से हमें क्या समझ में आता है। तो विकास से ये कि जो उनकी व्यक्ति की आय है, ठीक है, उनका इंक्रीजमेंट होना। तो क्या है, आय का बढ़ना। ठीक है, तो जब आय बढ़ेगी और क्या उनका जीवन स्तर, तो जो जीवन का स्तर है उनका, ठीक है, उसमें सुधार होना। सुधार कब होगा, जब उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा, इंक्रीज होगा। निर्धनता, ठीक है, निर्धनता क्या हो, कम हो। ठीक है, कि जो गरीबी है उनके पास वो कम हो। प्लस एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं साक्षरता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका एजुकेशन, जब उनकी एजुकेशन बढ़ेगी, एजुकेटेड होंगे वो लोग, तो क्या माना जाएगा उसको कि उनका जीवन में विकास हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर हैं, अगर यहाँ पे चेंजेस होते तो हम क्या कहेंगे, उसका मतलब विकास से है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति और भिन्न लक्ष्य। तो इसके अंदर हम दो लोगों के बारे में जानेंगे, एक तो जो गांव के ग्रामीण मजदूर हैं उनके लिए, और एक शहर की जो अमीर परिवार की एक लड़की है। ठीक है, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे विकास क्या होता है। ठीक है, उनकी मतलब क्या है। देखिए, जो भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर है उसके लिए विकास से क्या हो सकता है कि उसको अधिक से अधिक काम मिले। ठीक है, मजदूरी उसको अच्छी मिले, उनके जो बच्चे हैं उनको स्थानीय स्कूल मिले, पास हो, उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था भी हो। ठीक है, ये नहीं कि बस नॉर्मली स्कूल है टेम्परेरी, ना टीचर अच्छे से आते हैं, ना पढ़ाई होती है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं भैया। सही स्कूल अच्छा होना चाहिए जहाँ पे पढ़ाई हो एज कम्पेयर टू प्राइवेट। ठीक है, उससे थोड़ा कम हो, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में आपको सामाजिक भेदभाव ना हो। अब देखो, आप देखो अमीर गरीब जो होता है इनमें डिफरेंस होता है, जैसे हम इकोनॉमिकली डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ ना हो। तो एक ग्रामीण जो मजदूर वो चीज़ चाहता है। ठीक है, तो अब इसको अगर नोट्स हम चाहें तो क्या जाता है, मोर वर्किंग डेज चाहते हैं आपको, मोर वर्किंग डेज। ठीक है, और क्या चाहते हैं यहाँ पे, एक आपको इंक्रीज इन इनकम, तो ये इनकम में आपको इंक्रीजमेंट चाहते हैं। ठीक है बेटा, इनकम को हम क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। आय मतलब आपका काम। ठीक है, इनकम कितनी है। साथ में आपको क्या, सोशल डिफरेंस। तो क्या है आपको सोशल डिफरेंस जो आपको होता है, डिस्क्रिमिनेशन आपको रहता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या चाहते हैं, ये चीज़ ना हो बिल्कुल। ठीक है, इंक्रीजमेंट हो यहाँ पे, प्लस एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की हो आपके। ठीक है, एजुकेशन और सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो ये नॉर्मली यहाँ के है। तो ये मजदूर में हम दोनों ही गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, मे बी मेल और फीमेल दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आप शहर के जो अमीर परिवार हैं, ठीक है, उनके लड़की या लड़का क्या चाहते हैं, देखो ये उनके घर में छोटा भाई या बड़ा भाई हो तो उनसे आज़ादी मिले, प्लस अपने फैसले खुद करने का एक फ्रीडम मिले। ठीक है, राइट हो। और क्या चाहते हैं, जो पढ़ाई हो अच्छी से अच्छी पढ़ाई, और मोस्टली ये बाहर विदेश में जाकर पढ़ाई करना। तो इनके हिसाब से क्या है विकास, ये देखो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू से विकास का अलग अलग वे है। ठीक है, अब हम आते हैं इनका आय। तो जल्दी से आप मुझे एक चीज़ बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या विकास है। ठीक है, तो आप मुझे सेल्फ डेवलपमेंट बताइए क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या विकास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आय और अन्य लक्ष्य। तो देखो बेटा, क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं इनके। तो देखो, नॉर्मली मजदूर के पॉइंट ऑफ व्यू से नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज जो है उन्होंने जो भी इन्होंने ग्रो किया है, ठीक है, प्रोड्यूस किया है, उसके उत्पादों के लिए अच्छी कीमत। ठीक है, प्लस इसके अलावा क्या चाहते हैं, फ्रीडम, स्वतंत्रता, समानता, कि हर कोई उन्हें एक मतलब कि इज्जत से देगा। ठीक है, सुरक्षा और सम्मान, ये सम्मान भाई वैल्यू भी होनी चाहिए इंसान की।
अगर आपको यहाँ पे एक जगह आपको 30K मतलब 30,000 रुपये दिया जा रहा है और 1,000 आपको एक जगह आपको 10,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ सैलरी तो कम है, यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है। बट कई बार क्या होता है कि आपको वहाँ पे ना ऐसा देखा जाता है बिल्कुल लोअर क्लास में, कोई आपसे ढंग से बात नहीं करता, कोई आपको सम्मान नहीं देता। आपके लिए मतलब कि एक सिटिंग वे है, अगर सब लोग ऊपर बैठते हैं तो आपको नीचे बिठाया जाता है। तो आप यहाँ फील करेंगे सैलरी ज़्यादा है, ठीक है, 1-2 महीना आप काम करें, बट जैसे ही आपकी प्रॉब्लम इकोनॉमिकली चेंज होगी आप यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। तो बहुत कम लोग होंगे जो इस फील्ड में काम करेंगे, और ये फील्ड होने ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मतलब कि इज्जत इक्वलिटी है, सब कुछ है आपको। तो वो चीज़ें कम कमा रहे हैं बट हाँ इज्जत से कमा रहे हैं, ये बात आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या सीखने को मिला कि जो आय वो खाली विकास का लक्ष्य नहीं है, और कुछ अन्य भी। तो अन्य में क्या आता है आपका सम्मान, सुरक्षा, समानता और स्वतंत्रता। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है, विकास के लिए। सिर्फ पैसे कमाना ही विकास नहीं है। चलिए, यदि आपको घर से कहीं दूर स्थान पे जाना, देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या चीज़ है। अगर आपको कहीं नौकरी करनी हो, वो घर से दूर है, ठीक है, तो आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे। तो आप वहाँ देखेंगे कि भैया वहाँ सिक्योरिटी हो, ठीक है, और आपको क्या है हेल्थ इशूज़ ना हो वहाँ पे, ठीक है, और क्या है वो लड़ाई झगड़े ना हो आपके आसपास। तो वही सब चीज़ आपको दे रखा है, ठीक है। अगर आपको वहाँ पैसा भी ज़्यादा मिल रहा तो भी लोग पैसे को महत्व ना देके सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को भी ज़्यादा महत्व देंगे। अब सोचिए अगर आपको सैलरी अच्छी मिल रही है बट वहाँ पे क्या है, आपको सैलरी मिली, आपने रखा कि नेक्स्ट डे आप अपने घर वालों को पैसा करेंगे, बट पता चला भैया रात में चोर आए वो पैसे चुरा के ले गए, तो क्या लगता है आप, मेरे ख्याल से वहाँ टिकोगे नहीं, तो वो भाड़ में है, गो टू हेल, है ना। तो आप वहाँ पे रहोगे जहाँ पे क्या है सुरक्षा मिले आपको, ठीक है, और सुविधाएं हों। अब राष्ट्रीय विकास, तो राष्ट्रीय विकास क्या होता है, देखो बेटा, जैसे एक अलग अलग इंसान के लिए अलग विकास होता है, यहाँ पे राष्ट्र के भी कुछ पैरामीटर हैं, फैक्टर हैं, ठीक है, उनके अगर उन सभी को लेकर ये राष्ट्रीय विकास हम करते हैं। तो अभी उनके बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय विकास को लेकर भी लोगों के अन्य अन्य अलग अलग धारणाएं हैं, ये लक्ष्य हो सकते हैं। तो ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे अब देखो जो धारणाएं होती है क्या वो एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं, या एक दूसरे के विरोधी हो सकती है, या एक समान भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए एक समान कैसे हो सकती है, विरोधी कैसे हैं। कि लेट की कोई कंपनी है, ठीक है, अब वो क्या चाहते हैं, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हों, ठीक है। अब वहाँ पे शॉपकीपर है, अब वो प्रोडक्ट उनके पास आते हैं तो वो भी चाहते हैं कि उसकी सेलिंग ज़्यादा हो, ठीक है। तो देखो इनकी थिंकिंग सेलिंग ज़्यादा हो तो इन्हें जो मार्जिन है वो ज़्यादा बचेगा और इनके प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होंगे। तो दोनों क्या है, समान धारणा है, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे एक फल बेचने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे एक शॉपकीपर है, ठीक है। ये शॉप में आपका नॉर्मली दोनों ही काम एक करते हैं फल। अब ये चाहते हैं भैया मेरे पास ज़्यादा कस्टमर और ये चाहते हैं मेरे पास कस्टमर ज़्यादा है। तो क्या है यहाँ पे, ये विरोधी है, ठीक है, परस्पर विरोधी धारणाएं हैं। तो नेक्स्ट, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा हो। अब हम सीखेंगे राज्यों में तुलना कैसे की जाए, ठीक है, देश और राज्य की। तो देखो यहाँ पे भी विकास का अगर देखा जाए तो अलग अलग है। अब वो क्या चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपको दिया गया क्लास से। भैया क्लास में आपके कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, 30 से 40 बच्चे। अब यहाँ पे वही चीज़ आपको दे रखा है कि जब फैक्टर अलग अलग हैं तो किसी एक फैक्टर को हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि वो विकसित है या अविकसित है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया। तो ये चीज़ दे रखा है कि अगर एक आधार पे हम किसी चीज़ को पता लगाते हैं विकसित है या अविकसित है तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसे कि आपकी क्लास में कई बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनमें से किसी को एक को चयन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई खेलकूद में और कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में, ठीक है। तो अब उनको हम फिर कैसे करें तुलना, तो उनकी हम ऊंचाई से करते हैं, हेल्थ से करते हैं, प्रतिभा से करते हैं, प्लस अन्य जो रुचियाँ होती है, ठीक है, जो उनके हॉबीज होते हैं उनके बेस पे करते हैं। अब क्या हो सकता है कि जो सबसे अधिक हेल्दी बच्चा है, ठीक है, तो वो पढ़ने में अच्छा ना हो, जो सबसे बुद्धिमान और उसका व्यवहार है वो अच्छा ना हो, वो लोगों ढंग से बात ना करता हूँ, ठीक है। तो ये तुलना करना जो हमारे लिए मापदंड, किसी एक मापदंड से हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, एक फैक्टर से, पैरामीटर से। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आपने देखा तो आपके पास ड्राइंग भी होगा जब आप देखेंगे, ठीक है, स्पोर्ट्स के भी आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, प्लस आप पार्टिसिपेट जो करते हैं फंक्शंस में, इनका अलग से आपको मिलता है। और इन सबको ले दे के फिर आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनता है जब उसका वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, खेलकूद, टीम। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो टीचर्स यूज़ करते हैं, खेलकूद, स्पोर्ट्स में क्या है आपका डिबेट्स,
संगीत या पिकनिक के लिए टीम, ठीक है, इन सब के लिए यूज़ करके फिर ये यहाँ पे करते हैं। तो ऐसे ही देश के लिए क्या क्या फैक्टर हैं, ठीक है, तो उनमें देशों की तुलना करने के लिए अधिक आय वाले देश को कम आय वाले देश की तुलना में अधिक विकसित माना जाता है, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग हो सकती है। नॉर्मली बात क्या है, अगर मान लीजिए किसी देश, अभी हम 2 घर की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, देश, अब ये क्या है, हमारा देश है, ठीक है। अब पहला क्या है, देश ए और ये देश बी। अब यहाँ पे कितने मेंबर है, 4 मेंबर हैं, ठीक है। इनकी जो सैलरी है वो 40K के अराउंड है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 40K सैलरी है, बट यहाँ पे कितने हैं, 6 मेंबर हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया कि भैया कि अगर इनका औसत आय निकाला जाए, ठीक है, तो 40 इंटू में 6, तो अब टोटल आय क्या होती है, यहाँ पे देखिए जो कुल इनकम है और टोटल उस देश की जनसंख्या, तो वो हम इसमें लेंगे। तो कितनी आय है इनकी, 40K, तो हम ये बी वाले को निकाल लें। कितने मेंबर हैं, 6, ठीक है। तो अब अगर आप करेंगे 7 6 जा 36, ठीक है, कितना, 7 6 जा 36। अब कितना बचा आपका 4, फिर पॉइंट आपका 0, तो ये 6, तो यहाँ पे इसका इतना % आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नॉर्मली है, तो ये 40K है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपका 10% आएगा, ठीक है, 4 इंटू में, तो ये आ गया 10%। तो अब मुझे क्या लगता है, अब दोनों सैलरी क्या है आपकी सेम है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ये मैटर करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन जो है ये क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड हो जाता है, तो जो कि गलत है। नेक्स्ट अब आपका है प्रति व्यक्ति आय औसत आय, जो कि आपको पता है कैसे निकालते हैं कि देश की जो कुल आय होती है उसको जितने भी मेंबर होते हैं या जनसंख्या होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या आपको निकलता है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आय और अन्य मापदंड। तो अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं आपके, सबसे पहले तो अभी तो हमने आय निकालना सीख लिया है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आय के साथ कितनी सुरक्षा दी जा रही है, कितना आदर मिल रहा है, या उनके साथ कितना समानता का व्यवहार किया जा रहा है, और उन्हें कितनी आज़ादी दी जा रही है, ये सारे क्या उनके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब कुछ हम यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे हम जानते ही आपको तालिका दे रखा है जो कि बुक का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय के बारे में जानेंगे। तो हरियाणा का जो आय है वो कितना है, 2,36,147, ठीक है। और जो यहाँ पर है आपका केरल का 2,04,105, बिहार का है 40,982। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है आपका रुपये, और ये कितना है 2018 से लेकर 2019 के बीच का, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि केरल जो आपका हरियाणा है इनका सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है, ये चीज़ लो है। बट अगर आप अदर फैक्टर को देखेंगे तो देखो अदर फैक्टर क्या है यहाँ पे आपको, कि अभी ये शिशु मृत्यु दर, ठीक है, एजुकेटेड कितने हैं, लिटरेसी रेट है आपका, और ये नेवल उपस्थिति अनुपात। तो सबसे पहले इनकी डिफाइन को हम जानते हैं, फिर यहाँ पे हम आएंगे। तो देखो शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से जो 1 वर्ष के अंदर, ठीक है, 1000 बच्चे में से जो 1 वर्ष के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है आपकी, ठीक है। और कब होती है, 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 ईयर, इन 1 ईयर। तो उनको हम क्या कहेंगे, उनके अनुपात जो रेशियो हैं, इन रेशियो को हम कहेंगे शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो यहाँ किसी वर्ष में पैदा 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है। अब जो लिटरेसी रेट है जिसे हम साक्षरता दर कहते हैं, ठीक है, तो ये 7 वर्ष। अब क्या है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग में, क्यों, कितने पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, ठीक है। साक्षर मतलब होता है कि नॉर्मल भाषा को पढ़ और लिख समझ सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं साक्षरता, ठीक है, दर। तो इनके जो अनुपात होता है उनको हम कहते हैं। अब निवल उपस्थिति अनुपात क्या है, 14 से 15 साल की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रति वर्ग, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं आपके, 14 से 15 साल के बच्चे, उनमें से कितने स्कूल जा रहे हैं, इसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, जो प्रतिशत है, ठीक है, इसको हम कहेंगे निवल उपस्थिति अनुपात। चलिए तो अब हम आते हैं इसमें डेटा पे। तो देखो जो हरियाणा में है आपका कि 1000 व्यक्ति में से कितने की जो बच्चे डेथ हो जाती है वो 30 बच्चे हैं, केरल में 7 हैं और बिहार में 32 है। तो आप देख रहे हैं केरल यहाँ पे क्या है, सबसे आगे है, ठीक है, पहला फैक्ट है। दूसरा क्या है आपका लिटरेसी रेट कितना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 80, ठीक है, कितने हैं 80% है, 96 और 70, मतलब यहाँ पे आपको 96% जो बच्चे हैं वो क्या है
7 साल वाले वो जो पढ़े लिखे हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ना लिखना आता है। और निवल उपस्थिति अनुपात की 100 में से कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं 14 से 15 में, ठीक है, तो 14 तथा 15 वर्ष के। तो 2017 और 2018 का डेटा ही, तो यहाँ पे 67, 77 एंड 55। देखो यहाँ पे भी केरल आ गया। अगर आप इन तीनों फैक्टर के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए केरल क्या है आपका सबसे टॉप पर है, समझ में आ रहा है। हरियाणा क्या है उसके दूसरे नंबर पे आपका, तो फर्स्ट ये आपका है फर्स्ट, ये है आपका सेकंड एंड थर्ड वन। बट अगर यहाँ पे अगर खाली इनके इनकम के बेस पे देखा जाए तो ये क्या है आपका ज़्यादा है, जो कि इसमें अब ये चीज़ गलत है। अगर इसके बेस में मिलेंगे भाई, देखो पढ़ाई लिखाई देखो कितने हेल्थ इशू भी उनके काफ़ी कम हैं केरल के, ठीक है, बच्चे भी जो स्कूल हैं रेगुलर जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जो आपकी UNDP होती है, ठीक है, UNDP, ठीक है, इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, तो ये इन सब फैक्टर पे भी ध्यान देती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब आता है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक मतलब बेसिक, जो सबके लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन दे रखी, ये आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वह सब वस्तुएं एवं सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए ज़रूरत है। तो ये देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ना क्वेश्चन आता है आपका, लाइन है, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि जो आपके जेब में जितना पैसा रखा है, तो जरूरी नहीं है कि आप वो सभी वस्तुएं खरीद सके जिनके लिए आपको एक बेहतर जीवन के लिए ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं हम पैसे से नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका आसपास का वातावरण आप पैसों से नहीं खरीद सकते, या फिर आप घर से खरीद सकते हैं जो कि आपका अच्छा हो, बट आप कहीं बाहर आएंगे या जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको सिंपल बात है आप उसको नहीं खरीद पाएंगे कि जहाँ मर्जी आप जाओ सारा आपने बाई कर रखा है, ठीक है, मनी से। और असली दवाइयाँ आप तो बनाते नहीं हैं कि जो आप बिल्कुल हाँ भैया हमारे लिए असली है बाकी सबके लिए नकली है। जो आप डिलीवर कर रहे हैं क्या होता है गलती से आपके पास ही आ जाए फिर, और अन्य सुविधाएं नहीं खरीद सकते। तो ये जो चीज़ होता है ना, यहाँ अकेले इंसान काम नहीं कर पाता, यहाँ पे ग्रुपिंग में काम होता है। तो जब सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं जब ये चीज़, ठीक है, सक्सेस हो पाती है, सफल हो पाता है। अब वास्तव में जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें के लिए सबसे अच्छा एवं सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं का एक सामूहिक रूप से मतलब ग्रुप में उपलब्ध कराना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, अब हर घर के लिए जो हर घर है अलग अलग उनके सुरक्षा गार्ड रखना तो संभव नहीं है, और नॉर्मली गार्ड की जो इनकम है वो 20K के नियर होती है, और जो कि अगर हर घर इतना देगा तो फिर तो काम खत्म है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं सोसाइटी में एक या दो, ठीक है, 2-3 गार्ड को पूरी कॉलोनी उन्हें क्या कर लेती है, ठीक है, एक नॉर्मली गार्ड है कॉमन सा गार्ड 2-3 उनको, ठीक है, उसके ऊपर रख लिया जाता है पूरा, ठीक है। और जिससे क्या होता है कि सिक्योरिटी यहाँ प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जो होती है। तो यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है आपको सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे कि जल ही जीवन है, बिल्कुल जल जीवन है और इसको बेकार करना बेकार है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा मानव विकास रिपोर्ट जो कि लास्ट टॉपिक है, ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं है। अब मानव विकास रिपोर्ट में क्या होता है, जो देशों की तुलना लोगों के किसके बेस पे की जाती है, अभी हमने बताया था ना लास्ट में जो देखा डेटा वही है। शैक्षिक स्तर मतलब बोले तो लिटरेसी रेट, स्वास्थ्य स्थिति, ठीक है, हेल्थ कंडीशन भी देखिए, और प्रति व्यक्ति आय। तो इन सब के आधार पे ही आपका यूएनडीपी का मतलब होता है यूनाइटेड, क्या है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट ठीक है प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रकाशित करता है, तो यहाँ पे सारे फैक्टर को देखा जाता है, ठीक है। अब आता है विकास की धारिता। विकास की धारिता का मतलब होता है कि जो विकास का स्तर है आगामी पीढ़ी के लिए भी बना रहे, मतलब कि इस प्रकार से विकास करे कि आने वाली पीढ़ी है उसका यूज़ कर सके। सिंपल भाषा में बोले तो जो आपका कोयला है तो कोयले का इस प्रकार से यूज़ करे कि आने वाले जनरेशन भी इसका यूज़ कर ले। ये नहीं है कि आपने तो यूज़ करके ख़त्म कर दिया, जो आने वाली पीढ़ी है भैया वह वेट करे कि अब कोयला कब बनेगा, कब इसका यूज़ करेंगे। आपको पता है जो कोयला है उसको लाखों करोड़ साल लग जाते हैं, ये तो है नहीं 2 दिन में जो आपको बन जाए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉर्मली यूज़ करना। बाकी अदर फैक्टर है जो हीट के लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, उनके ऊपर डिपेंड होना है, एक चीज़ के ऊपर नहीं रहना। तो यही आपका विकास की धारिता आती है, मतलब कि आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, ठीक है। सतत पोषणीय विकास, तो ये इसी चीज़ के ऊपर संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आपूर्ति
बल्कि जो भावी पीढ़ियाँ हैं कि उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो सके या पूरी होती रहे। इसी को हम क्या कहते हैं, विकास की धारिता। ठीक है, तो विकास की धारिता में आप देखिए आपका कौन कौन संसाधन है, इनके बारे में जानेंगे। नवीनकरण संसाधन, तो नवीनकरण जिनका यूज हम बार बार कर सकते हैं और जिन्हें बनने में और बिगड़ने में बहुत टाइम लगता है, और ये मेरे ख्याल से अनलिमिटेड सोर्स में है। ठीक है, तो शीघ्रता से नवीकरण अथवा पुनः पूरित हो जाए। सौर ऊर्जा, ठीक है, जो कि सन से यूज़ किया, और पवन ऊर्जा, पवन आपको पता है इनफाइनाइट है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और सौर ऊर्जा। अब आता है अनवीकरण, जो भैया बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, और इनका नवीकरण दोबारा बनना क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, उतना कि जितने में आपकी 7-8 पीढ़ियाँ निकल जाएं। तो जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनका नवीकरण होना मुश्किल है, हज़ारों वर्ष लग सकते हैं। तो समझ लो अगर 100-20 होते हैं तो निकल गए 20-30 जनरेशन आपके, 7-8 तो बहुत दूर की बात है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भैया इन सब का लिमिट में यूज़ किया जाए। ठीक है, ये चीज़ें जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज़ कर सके। चलिए यहाँ, अगर यहाँ तक आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।